बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूं शादाब रियाज़ और कैपिटल टीवी और कैपिटल फैमिली की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोग, बल्कि यकीन है कि अपने अपने जानवर की कुर्बानी दे चुके होंगे और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर शख्स कुर्बानी दे रहा है। कोई अपनी जेब की कुर्बानी दे रहा है, कोई अपने हालात की कुर्बानी दे रहा है। तो ये कुर्बानी देने का सिलसिला पूरा साल पाकिस्तान में चलता रहता है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाते हैं और आज के दिन जो है वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। इनके कॉलम्स से न सिर्फ मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं मुस्तफ़ीद होते हैं, आम आदमी भी मुस्तफ़ीद होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर भी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के जो कॉलम्स हैं इनका जो है वो कोड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे आप ईद मनाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी तो कुर्बानी तो मुसलसल ही चलती रहती है, तो ईद पे अब क्या आप करते हैं? ईद पे वैसे तो खैर ये अब पता नहीं इसको कैसे आप पोर्ट्रे करें, लेकिन चूँकि 25 करोड़ आवाम जो है ज़ाती हैसियत में भी कुर्बान होती रहती है, और आपने जैसे इंट्रो में कहा, बाकी ये कि ज़ाहिर है कि एक रिचुअल्स हैं और एक लिहाज से वाजिब है कुर्बानी जो साहब इस्तात लोग हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है कुर्बानी है, और उसी से ये आगाज़ होता है। जब ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं तो पहले से ज़रा हमने ये है कि कई जनरेशनों से कसाई को बताया हुआ कि पहली प्रेफरेंस हम ही है। ज़बरदस्त है। तो जब हम ईद पढ़ के आ रहे होते हैं कसाई को बताएं ना बताएं, कसाई को पता होता है कि पहली प्रेफरेंस हम ही है। तो वो अपने सारे छुरी निज़ाम तेज़ करके लाते हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं यहाँ पे ईद जो है कुर्बान या दूसरी किसी किस्म ईद मैं लाहौर में कर रहा हूँ, मगर ना हम सारी फैमिली इकट्ठी होती है 2 ईदों पे, और ये एक ओकेजन होता है, मौका होता है। दूर दूर से सारे रिश्तेदार भी आए होते हैं, तो बड़े अरसे बाद, कई महीनों बाद, सालों बाद मुलाकात होती है। तो बहरहाल इस दफ़ा ईद कुर्बान चूँकि लाहौर में करनी पड़ी है, तो बहरहाल ये भी अच्छी रही कुर्बानी करके और बांट दिया। अक्सर जब हम घर में ईद के दिनों में ईद त्यौहार पे होते हैं, हमारे ससुराली रिश्तेदार आते हैं। आपकी तरफ भी कोई ससुराली रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई ससुराली कभी तशरीफ़ लाए? अब ससुराली रिश्तेदार की बड़ी तफसील है। मेरे तो ससुराली रिश्तेदार सच को है नहीं, क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर शादी करते हो तो ससुराली रिश्तेदार नहीं होते। तो जिन्हें बाहर शादी की हुई है उनसे पूछें। तो मेरी तो शादी चूँकि अपने चचा के घर में हुई है और एक ही घर है, तो अब आप इसको कैसे रखते हैं कि वो जो है, तो इसलिए वो तो इतना ओकेजन नहीं होता, क्योंकि हम सारे इकट्ठे ही होते हैं ईद के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा न्याज़ साहब, आप बता रहे हैं कि लाहौर में ही आपकी ये दूसरी ईद है, तो यहाँ पर लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला आपके साथ चलता रहता है? सारा दिन यही चीज़ होती है या आप निकल के ख़ुद भी ये है कि सुबह के टाइम कुर्बानी कर ली, शाम के टाइम ख़ुद मिलने के लिए चले गए? कहीं केनाल पे किसी अजीज़ की तरफ तो चक्कर नहीं लगता? नहीं, आप वाघा की साइड की बात कर रहे हैं या आप ठोकर न्याज़ बे की बात कर रहे हैं कि कनाल एक लंबा, जब किसी को कहो ना कि कितनी देर में पहुँच रहे हो, हफीज़ भाई मैं नहर पे हूँ, अब पूछना पड़ता है नहर आप वाघा के ऊपर खड़े हैं या ठोकर न्याज़ पर खड़े हैं? तो बहरहाल चक्कर भी लगते हैं और रिश्तेदार अहबाब आते भी रहते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसे रिश्तेदार का नाम जाना चाहते हैं जिसका नाम लेना ममनू है आपके टीवी के ऊपर, तो ज़रा मेरी उनसे कोई रब्ता नहीं है। नहीं, हमारे नहीं सर, सब टीवी के ऊपर ही। हम तो सिर्फ फिर कासिम के बाबा भी कह लेते हैं, कुछ इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, कहने को तो खैर मैं समझता हूँ कि इतना दूर क्या जाना है, वैसे ही आप पता होता है क्या बात करने में। तो मेरा चूँकि उनसे कोई रब्ता नहीं है, मेरा उनसे कोई जो है एक अरसा हुआ है। रियाज साहब, माशाल्लाह आपको बड़े अरसे से मैं जानता हूँ, बड़ी एक धीमी तबीयत और बड़ा पोलाइटली चीज़ों को लेकर चलने वाले। हसन जो है वो क्या, उसको मामू की तरफ क्या अट्रैक्शन हुई और उसको क्यों इस तरह की उसकी तबीयत हुई? मेरा ख्याल में
पहली बात तो यह है कि धीमी तबीयत तो शायद मेरी कभी भी नहीं रही, और जो उसका मिजाज है वो तो मेरे पे गया है। अच्छा। अब दो बातें हैं। मैं खुद जब एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी था, और मैं इस्लामी तलबा के प्लेटफॉर्म पे जो पॉलिटिक्स में बड़ा एक मेन रोल अदा किया, बल्कि 1977 की भुट्टो साहब की जो के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली थी, उसके अंदर मैं जो है नुमाया मेरा किरदार था। मैं कायदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी था और जनरल सेक्रेटरी भी, और बड़ा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में मेरे मुख्तलिफ रोल रहे, ख़ुसूसन इस्लामी जमीयत तलबा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस ज़माने के नौजवानों का। 70-80% नौजवानों की चॉइस थी, तो बड़ा कंफर्टेबल थे। तो मेरे वालिदैन जो है वो उसको जो उनके नज़दीक उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। मेरे पहले तो बात है, मुझे एज ए पॉलिटिक्स में मेरे एक्टिव रहने पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुझे नहीं आना चाहिए। ये ख़ुद मेरे वालिद साहब बहुत माया सियासत करते रहे, मेरे चचा करते रहे, और जो जितनी गुंजाइश है। खैर एनीवे, तो वो मुझे मैं उनकी विश से अगेंस्ट करता रहूं, क्योंकि मेरे नज़दीक एक आइडियलिज़म था उसमें। मुझे आइडियलिज़म बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो चीज़ मैं अपने पास की चेरिश करता हूँ उसके अंदर ये है कि जो मेरे अंदर आइडियलिज़म क्या होता है कि आप नफ़े नुकसान से बालातर होकर किसी आइडियोलॉजी को परसू करते हैं। चुनांचे यही वजह थी कि उस ज़माने में मेरे जो बिल्कुल हमारे जो एक्सट्रीम मुखालिफ थे लेफ़्ट के लोग, जैसे आजकल आप देख रहे हैं PTI के या मुस्लिम नून के या इस तरह की आपस में मुखालफत है, इसी तरह की मुखालफत थी। लेकिन हकीकत यह है कि मैं उनको बड़ी हाई एस्टीम में रखता था। मुझे उनके अंदर ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि बेचारे मेरी तरह नफ़ा नुकसान से बालातर के मुल्क में कम्युनिज़म लाना चाहते थे, हम मुल्क में इस्लाम लाना चाहते थे। तो हसन के अंदर मुझे हमेशा से एक आइडियलिज़म नज़र आया है, और मैं ये समझता हूँ कि आइडियलिज़म को प्रॉपरली गाइड ना किया जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव ही हो सकता है, लेकिन उसको कब करना जो है वो बहुत ज़्यादती है कि मैं उसको ये बताऊँ कि नफ़ा नुकसान किस में है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है बहुत सारी वजूहत हैं। एक पहली बात तो यह है कि जो है वो आज के हीरो नहीं हैं, अरसा कदीम से हीरो हैं, जो उनके मामू हैं। क्रिकेट से शुरू हुए, फिर सियासत के अंदर भी उनको पजीराई मिली है। जो आपने देखा है कि जो लोग उनके साथ हैं तो पागलपन की हद तक उसके साथ हैं। फिर एक आम आदमी नहीं थे, गैर मामूली शख्सियत थी क्रिकेट के ज़माने में भी, फिर जब उन्होंने कोई अचीवमेंट्स की शौखाना वगैरह में। तो कहने का मकसद ये है कि लाम वालक है, मैं ख़ुद भी मेरी उनसे बड़ी कुर्बत थी, हमारे दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। हम एक ही एज ग्रुप के हैं और बड़ी बचपन की बड़ी दोस्ती थी। इख्तिलाफ क्यों हुआ? वो तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा इख्तिलाफ होना, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं। कोई ज़ाती लड़ाई तो होती नहीं है, कोई वजूहत होती हैं, और ये तयन करने किए बगैर कि कौन गलती पे है कौन नहीं है। तो हसन को इस नाते से एक आप कोई भी होता है ना, तो एक अकलौता मामू, और फिर वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो एक करिश्माती शख्सियत, और फिर एक दुनिया उनके हक़ में भी कहने वाली और सुनने वाली। असल में जो उसको ज़्यादा एक्टिव हुआ है जब वो जो मुझे उसकी बात अच्छी मिली हसन की कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से, मैं आपसे यही बात करने लगा था, इक़्तिदार से अलहदा हुए। हसन को मैं अक्सर एक चीज़ बात में मजाक में ही उसको मैं कहता था जब आपके मामू इक़्तिदार में थे तब तो आप खामोशी से पीछे, ना आपने कभी कोई तारुफ कराया ना आप आगे हुए। अच्छा, अब जैसे ही मामू साइड पे हुए हैं तो आप मामू के साथ जुड़ गए हैं? नहीं, मेरे साथ उसने ये बात जनवरी के अंदर हम बैठे थे, तो बल्कि मुझे कहते हैं क्या है, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा मामू बहुत जल्दी अकेला रह जाएगा। तो यहीं बैठे थे, तो मुझे कहते हैं फिर मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह कि बच्चों के साथ बड़ों की बातें, क्योंकि अब मेरे घर के अंदर जो वो जो उनकी जो तहरीक साहब के जो चेयरमैन है मेरे घर के अंदर, उसकी हैसियत उनके मामू की भी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बड़ों के जो इख्तिलाफात हैं
बच्चों में डिस्कस होने चाहिए। हाँ, अगर कोई ताल्लुक ना होता, उसके मामू ना होते, तो डेफिनेटली मैं फिर उसी को बुराई भी करता। या मेरे जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं खान साहब के बारे में, मैं ये कई बच्चे होते हैं जो इनके दोस्त आते रहते हैं, तो उनसे मैं मेरिट पे डिस्कस करता रहता हूँ कि ये खामी वो दूसरी खामी है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करता हूँ कि कोई जिसको कहना चाहिए कि अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं है कि आप मेरे भाई से मेरी लड़ाई है तो मैं अपने बच्चों से डिस्कस करूँ या उनके बच्चों से डिस्कस करूँ। कभी आपने गौर किया कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं कानों के कच्चे हैं, कि इनके कान में जो एक दफ़ा आके हल्की सी चीज़ डाल ले ये समझते हैं कि यही सच है और बड़े मजमे में वो ऐलान करना शुरू कर देते हैं और इसकी तहकीक नहीं करते कि सच क्या है झूठ क्या है। असल में मैं अब इस बारे में क्या कहूँ जी, कानों के कच्चे तो शायद बाकी लीडर भी हों। इमरान खान साहब की प्रॉब्लम कुछ और है। मेरा ज़ाती तौर यह है कि इमरान खान साहब की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। उनकी दो स्ट्रेंथ्स हैं जिसका अल्लाह ताला ने उनको बहुत फ़ायदा दिया है, उन्होंने उसे उठाया भी है और वो बहुत ही, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुकाबले में किसी और के पास है। एक वो जो आपका जो मीडिया है, ये फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ट्विटर हो गया, तकरीरें, इंटरव्यूज़, मैं समझता हूँ कि जितना टैलेंट इमरान में मैंने देखा है, आखिरी दफ़ा मैंने इस म्यार का देखा है जो अबलाग आमा को बिल्कुल सहर अंगेज़ करके रखे, तो शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। लेकिन उस वक्त चूँकि मीडिया ज़्यादा नहीं था, ख़बर भी नहीं लगती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर अपोजिशन में होते तो एक लफ्ज़ नहीं लिखा जाता था। कुछ किस्मत ने इनका साथ दिया और इनको वजूहात मुख्तलिफ हैं जो आप लोगों के प्रोग्राम मुख्तसर होते हैं, उसकी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनको कैप्टिव करके दिया गया। यानी कि 2014 में जब नवाज शरीफ साहब को हटाने का अज़्म समीम हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया और बड़े बड़े करैक्टर्स सामने आए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और तारुक कादरी साहब उनके मोहरे बन के सामने आए, उस वक्त भी आप देखें कि जियो को पाबंदी लगा के सारे टीवी स्टेशन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इमरान खान साहब के इस्तेमाल में थे। फिर सारी हम देखते रहे कि उनको कितना इस्तेमाल है। वो वज़ीर-ए-आज़म है। मेरे खुद इस सारे अरसे में मेरे पे जियो भी बैन रहा। 3.5 साल कॉलम मेरा जो है जंग ने छापने से इनकार कर दिया। ये नहीं इनकार, बल्कि मुझे कहा कि यार आप रेस्ट करें। मार्च 2019 में मेरा आखिरी कॉलम छपा था। इन बिटवीन भी नहीं छापते थे, जाना तो उन्हें कर। और मैं ज़्यादातर क्रिटिसाइज साहब पे नहीं करता था, मैं क्रिटिसाइज तरीके से करने के बाद मैं एस्टैब्लिशमेंट करता था, क्योंकि मेरे नज़दीक एस्टैब्लिशमेंट की ये काम कर रही थी, उसके खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना था। ये सारी चीज़ें थी। मुझे मार्च 2018 मैंने कॉलम लिखा था, 12 मार्च को। आप ये कॉलम कभी रिट्रीव करके निकाल लें, मैं आप नंबर दे जाए, मैं भेजूँगा। ये सारा वाक़या मुझे बिल्कुल बताया। मैंने कहा ये अब होगा, ये मई के जो जुलाई के इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, इसके अंदर पाएंगे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, फिर क्या होगा। नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गया, बेशुमार दफ़ा ये टीवी पे साइटेशन दे चुका हूँ, जियो के अपने प्रोग्राम में भी। मार्च 2019 में वहाँ 35-40 बंदे थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बैठे थे, ज़फ़रुल हक साहब बैठे थे, मुजीबुर शामी साहब मेरे साथ थे, हबीब अकरम थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सैनिटर्स, MNA, MPs, जो एक ग्रुप बनता है, 10-15 मिनट की मीटिंग होती है। तो उन्होंने मुझे फ्राम नोवेयर मियाँ साहब ने कहा, न्याई साहब आपको बैर की बातें बताएं। तो मैंने उनको मैंने कहा मियाँ साहब मुझे बैर की बातों में तो दिलचस्पी नहीं, मैं 2 बातें आपको कर सकता हूँ अगर आपने इजाज़त दें तो। एक बात मैंने कहा जी मियाँ साहब आपने मुफाहमत नहीं करनी। दूसरी बात जो असल बात जिसे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मियाँ साहब जहाँ ये बैठे हैं ना, ये 2 साल बाद, ये कोर्ट लगभग जेल में कुर्सी बैठे, मेरी कुर्सी साथ पड़ी है, मगर 2 साल बाद यहाँ पे इमरान होगा। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आपने जैसे सब एस्टेब्लिशमेंट को मोहरा बन के आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, आपने सब खिलाफ मोहरा बन के इस्तेमाल नहीं बनना। आपको मुझसे ज्यादा बात उन्होंने मानी? देखो मानने की गुंजाइश क्या छोड़ी नहीं। मैं जो बंदा आज भी उसे पता है कि उसका 90% बयानिया जो था, मैं किसी को सेंड नहीं मानता हूँ, नवाज शरीफ को नहीं मानता हूँ। उनके गुनाहों का बोझ है, मैंने कभी इवेल्युएट करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, मैं कह दूंगा कि ये गुनाह आप इनसे उनसे ज़्यादा है। लेकिन जिस पैराए में डिस्कस कर रहे हैं उसमें 90% झूठ बोला जा रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं तो अब इस बात में यकीन नहीं आता कि मुझे कहता हूँ हर एक के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब से हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
ऐसे आप बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, जैसे अब आप बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें कॉलम्स में लिखी। अगर 2018 में जो एडवेंचर किया गया वो ना किया गया होता, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जिस लाइन पे डगर पे चल रही थी, चलती जा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि आज हम फाइनेंशियली इस क्राइसिस में ना होते, हमारा मुल्क थोड़ा सा सेटल हो गया होता, या इसी तरह ही हालात रहते? तो ये बात आप जो 2018 की बात कर रहे हैं, 2015 में नवाज शरीफ साहब भी उसमें शरीक जुर्म थे। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने MQM का पीपल्स पार्टी को आइसोलेट किया और कराची पहुंच गए। नवाज शरीफ साहब भी जहाज़ के अंदर बड़े राही शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, चौधरी निसार साहब के साथ बैठे हुए हैं, कराची ऑपरेशन की निगरानी हो रही है, खुद वज़ीर आज़म बनफ फीस। मेरा ये ख्याल था नवाज शरीफ साहब ने वो बिट्रे किया था एक ऐसी पार्टी को जिन्होंने 2014 में दोनों पार्टियों ने, जब साहब पार्लियामेंट के बाहर धरना लेके बैठे थे, उन दोनों पार्टियों ने नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था। नवाज शरीफ साहब को बचाने के जुर्म में मैं कहता हूँ कि MQM को और पीपल्स पार्टी को रखा गया। मुझे इस पर कोई गल नहीं कि MQM ने पीपल्स पार्टी ने बहुत जुराइम किए होंगे। मेरा उनसे एक ही कहना था, जो आपकी बात के जवाब में मेरा कहना यह था कि जी हम एक CPEC स्टार्ट करने वाले हैं, और ये मेरा ख्वाब था। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, कभी आपका फिर कभी हुई नशिस्त तो बताएंगे। ये बातें जो है ना कि मुझे एक जियो पोलिटिकल चेंज आ रही दुनिया में, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट आ रहा था जियो पॉलिटिक्स में। चाइना मेरे कागज़ों में ऑलरेडी इमर्ज कर चुका था। शायद किसी हर सतह पे अमेरिका को भी इसका इदराक हो, लेकिन कोई बंदा उसको तासुर ये दिया होता था कि चाइना भी टेक्नोलॉजी में 20 साल लगेंगे, फलान चीज़ें 20 साल लगेंगे। अब तो कोई नहीं कहता ना कि अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। जब CPEC शुरू हुआ तो चाइना के पास डॉलर्स थे जिनका कोई हिसाब नहीं है। 1-2 साल पहले रशिया के साथ $500 अरब का उससे वायदा किया था, जहाँ से उन्होंने ऊपर का कैसे ऑयल एंड गैस ले ली। अभी आपने 2 साल इमरान खान साहब के हुकूमत के 1.5-2 साल बाद जाके ईरान के साथ $450 अरब का किया, $450 अरब का जो किया, ये $450 अरब पाकिस्तान के लिए था। CPEC मेरे नज़दीक एक ऐसी पाकिस्तान को कुब्बे वाली लात थी, पता नहीं आप इसको उर्दू में क्या आप तर्जमा करेंगे, क्योंकि 3 चीज़ें चाइना को पाकिस्तान में चाहिए थी: प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। प्रोस्पेरिटी इसलिए चाहिए थी कि उन्होंने हमें हर सूरत में इंडिया से ज़्यादा खुशहाल रखना था, उनके हक में जाता था। अमेरिका ने, मैं कॉलम लिखता रहा, मैंने कहा ये अमेरिका जो है इसको नहीं बनने देगा। खैर एनीवे लंबी कहानी छोड़े। CPEC के खिलाफ जो साजिश थी नवाज शरीफ के लिए जानलेवा साबित हुई। मैं ये नहीं कहता फौज ने कुछ जानबूझ CPEC के खिलाफ की। फौज के जहन में ये आया कि ये CPEC के बाद पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पाकिस्तान वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे उसका हिसाब नहीं। तो वो तरीके से कराची घुस गया जी जरदारी साहब के और MQM के खिलाफ। तो मेरे एक ही कंटेंशन थी कि MQM ने जितने जुराइम किए हैं, जितने कत्ल किए हैं, जितने बत्ते लिए हैं, मैं 100% आपसे मुतफिक हूँ। लेकिन 1992 से पहले लिए हैं। अल्ताफ हुसैन 1992 के बाद अपने हाथ से कत्ल तो नहीं कर रहा ना फिर उसके बाद, लेकिन उसने अपने हाथ से भी कोई किए होंगे तो 1992 से पहले। आप 2002 के अंदर उसके सर पे ताज रख देते हैं। जरदारी साहब ने जितनी करप्शन की है 1999 से या 96 से पहले 2 जो इक़्तिदार है उसमें किया है, आपने 2008 में उसको दे दिया। तो खुदा के वास्ते 10 साल और हिसाब ना लो, CPEC मुकम्मल हो जाए, किसी को ना छोड़ना करप्शन के ऊपर। इन्होंने झूठ का नैरेटिव किया, एस्टेब्लिशमेंट झगड़ा। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया कि मुल्क को करप्शन ने तबाह किया। आज तक यही कहते हैं, इससे बड़ा झूठ है नहीं। मैंने कहा जी कि मैं भी कुछ छोटा तालिब इल्म हूँ, मुझे बता दिया जाए कि 350-400 साल की मॉडर्न नेशन सिस्टम देख लें, 3-4 हज़ार साल की जितनी डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री है, एक मुल्क बता दें जिसको करप्शन की वजह से मुल्क सफ़े हस्ती से मिटाओ, एक बता दें। मैं आपको बेशुमार मुल्क बता देता हूँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तहलील हो गई, कौमें सफ़े हस्ती से मिट गई। चलो उसको छोड़ो, मैं आपको करप्शन वाले मुल्क बता देता हूँ। चाइना, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री, नाम नहीं लेते किसी मुल्क का, इंडिया। चाइना के अंदर एक सिस्टम है, लेकिन पिछले 70 साल से स्टेबिलिटी है। सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाह है, जमहूरियत तो नहीं है ना। करप्शन ऐसी है कि 97% रिसोर्सेज गल्फ कंट्रीज़ के जो है, जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं, वो उनके मालिक बने हुए हैं सारे वहाँ के रूलर्स।
चाइना के अंदर बहुत करप्शन थी। इंडिया जहाँ एक डेमोक्रेसी कमाल की फंक्शनल है, स्टेबिलिटी है, करप्शन ऐसी है कि हम उसका अशरीफ नहीं है। तेल था, नाइजीरिया के बाद कितना तेल था? कभी नाम सुना है कि उसका किसी मुल्क में? बेचारे हमारे यहाँ गलियों में सड़ के भीख मांगते फिर नाइजीरिया। सऊदी अरब से आप गूगल कर लें कि उसका तेल और सऊदी अरब से कितना फ़र्क है। सियासी अदब से काम था। ये बात फारा नहीं खाती थी। मैंने कहा मुझे एक मुल्क बता दो जहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। यहाँ होता क्या है, ये फार्मूला को राहिल शरीफ ने ईजाद नहीं किया, ना बाजवा ने ईजाद किया। ये इनका जो था जद अमजद, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तबाही, जनरल अयूब खान था 70 साल पहले करके। तो ये लंबी कहानी है जी, आपका बंदा किसके रोना हुए। इस वक्त जो आप जो आपके सामने है ना, ये फसल काट रहे हैं, ये बिजाई नहीं हुई। ये फसल आपने किसी ज़माने में बीजी है, वो काट रहे हैं। और ये जो फसल तैयार की है, इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है कि जब वो कहता है कि बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि बाजवा 7-8 महीने मेरे खिलाफ साजिश करता रहा, मैं आपके साथ हूँ करें। लेकिन बाजवा का जब कोर्ट मार्शल करते हैं तो बाजवा के 5 साल जो आप इंजॉय करते रहे, आपको ध्यान वो कहें जी कि वो उसने जो किया है। तो आपको कुछ ऐसे समझदार इंसान, एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतसाबी, कभी इस अमल से भी आप गुजरे खुद एहतसाबी के, तो उसका भी तो एहतसाब होना चाहिए। अब 5 साल का नाम कौन नहीं लेता कि बाजवा ने तो जो जुराइम किए हैं, हो सकता है कि 2016 से जो उसके जुराइम शुरू हुए उससे ज़्यादा संगीन हो। ये लोग मुल्क से खिलवाड़ करते रहे, ये साथ उनके पार्टनर बने रहे हैं, वो बने, अब ये मिल गए हैं। जैसे बाजवा साहब ने इनको विसल बजाई है। इससे बड़ा जुल्म क्या होता है कि जिनको बाजवा ने जूते मार के रखा। अच्छा, इमरान इस मामले में सच है कि ये सारे पार्टनर क्राइम थे, इमरान खान था सारे, तो जूते मार उन्हीं की वो खिदमत कर रहे हैं। पिछले 10 अप्रैल को ऐसे हंसी खुशी इक़्तिदार कबूल किया। मैं तो इस मामले में मेरे तो बड़ी तकलीफ होती है कि ठीक है फिर मज़े करें। अब इमरान खान साहब ये तो वो करें कि नवाज शरीफ उसका साथ दें, तो क्यों देगा? आप परसों तक तो गालियाँ दे रहे हैं, उसके लिए कोई तरीक़ार हो। जैसे इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में तू तड़ाक और गाली बहुत कम होती थी। एक रिस्पेक्ट के साथ सड़कों पे भी जब घसीटने की बात की जाती थी, पेट फाड़ने की बात भी की जाती थी, तो बड़े एहतराम से नाम लेके वो किया जाता था। अब आके जो तहरीक इंसाफ ने एक सियासत इंट्रोड्यूस करवा दी कि तू मार दे, ये कर दे, वो कर दे, क्या इससे भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासत के ऊपर फ़र्क आया है कि जो हमारी नई पौध है, नए बच्चे जो सियासत में आ रहे हैं, उनको कोई उनकी तरबियत गलत हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में भी कसरत से थी, जलसों में उन्होंने गाली भी दी हुई है, और बड़ी ऐसा है कि जो अखलाकियात से जुड़ी बातें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुकाबले में जितने लोग थे वो शराफत के बहुत बड़े पैक करते, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त, वो तो तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स थे। अभी भी मैंने नवाज शरीफ साहब को कभी साहब के अलावा कहते नहीं सुना। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने बाकी लीडरों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि इनका मुकाबला उससे है। अब पहली बात तो यह है कि उनके खिलाफ, उनके इन ऑल फेयरनेस, चूँकि जिस तरीके से जिस माहौल में बड़े हुए हैं, वो एक स्पोर्टिंग माहौल जो होता है थोड़ा सा बड़ा एक ओछा होता है, तो उनके अंदर वो नॉर्म्स नहीं हैं जो हमारी कदरें होती हैं। शायद वो आम हालात में भी ख़ुद भी जो लोग उनके दोस्त करीबी थे उनको अभी भी उनको आदत पड़ी है तुम कहने की या उसकी। दूसरा यह है कि तकलीफ़ दे हद तक मैंने को 10-12 साल में तब्दील होते देखे। मुझे के 2-3 चीज़ें जो हैं उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ये इस तरह नहीं थी। मसला मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आज से 12-13 साल पहले इस कसरत से झूठ बोलता था। इस कसरत से उसको खाम ख्याली थी, जिस कसरत से अब है कि कुछ चीज़ों के बारे में वो सफ़ेद झूठ बोलता, मुझे तकलीफ़ होती है। मेरा ख्याल है कि उसको ख़ुद भी इस बात का दराक हो झूठ बोल रहा है। कुछ में वो मुबालगा राई करता, इस तरह करता है, शायद उसमें उसको इतना ना पता हो। मुबालगा राई एक ऐसी चीज़ है कि आपकी कैफियत होती ज़हनी,
उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी ना हो तो जैसे बच्चे हैं छोटा एक्सीडेंट देखते हैं तो घर आके मुबालगे के साथ बताते हैं कि उनको मज़ा ही नहीं आता कि मिर्च पाकिस्तान के मसाला डाल अंदर के। आम है कि बाहर अगर खुदा न खासा गोली चल गई तो 4 बंदे मर गए तो आप घर आके बताएंगे कि वहाँ लाशों के मार पड़े थे। एक आम यहाँ पे है सूरत हाल। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे ये सारी चीज़ें अब हिस्सा बन गई हैं। अब को लोग अच्छे लफ्ज़ों से भी याद रखेंगे, अब बुरे से भी। ज़िंदगी में मौत तो हर एक को इकवानी है, अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी दे 10, 15, 20 साल बाद, लेकिन इनकी शख्सियत जो है वो मिनहा नहीं होगी। एक तो सियासत में हैं तो सियासत के लोगों की लाइफ ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो अपनी जिस वो अपना ग्लव्स उतारते हैं, टांग देते हैं, बल्ला रख देते हैं, हॉकी रख देते हैं तो लोग उनको टेनिस का रैकेट रख देते हैं तो लोग वो किस्सा पारी ना बन जाते हैं। सियासतदान जो होते हैं उनकी, चाहे बच्चा सक्का ने 2.5 दिन भी हुकूमत की थी तो तारीख़ ने उसके बारे में रकम किया, बताया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, अच्छे या बुरे दोनों। तो इनको याद रखा जाएगा। तो सब खुद सोचना चाहिए कि तारीख बड़ी रूथलेस है। नहीं सब आखिरी सवाल आपसे कोई चीज़ पूछूंगा। उसमें आप जैसे भी आप बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये भी हमारा इंटरव्यू है ये एक यादगार हो जाए। पाकिस्तान का अगले 5 से 7 साल में क्या सियासत देख रहे हैं? कोई मुस्तकबिल आम आदमी के लिए जो है कोई फ़ायदेमंद कोई है, या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का रोशन है? और अगली हुकूमत में क्या नज़र आ रहा है आपको, किस टाइप की होगी? अब ऐसा सवाल है कि मैं हकीकत है कि मुझे इसलिए तकलीफ़ होती है कि इस कस्म की जो अंदाज़े जो कि अल्लाह करे कि मेरे गलत हो तो बंदा आम ना करे। मैं तो ये समझता हूँ कि अपना क्या कहे, मैंने आपको एक बात पहले की है कि ये कटाई का वक्त है, तो ये बिजाई का वक्त नहीं है। जो आपने बीजा था, अब जो बंदे कहते हैं ये हालात किस नहज पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो जो आपने बीजा था वो कटाई कर रहे हैं। ये हुकूमत जो है ये आने से पहले खर्च हो चुकी है। इलेक्शन 2023 में हो या 22 में हो, 2023 में हो या 2024 के अवाइल में हो, इलेक्शन 2023 में हो या 2024 के अवाइल में हो, अगले 7-8 महीनों में इलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी एडजस्टमेंट साहब की जो मक्कू ठपने के साथ है। इस इलेक्शन में जो लोग इस वक्त बगले बजा रहे हैं इन्हीं को नवाजा जाएगा। शायद पहले मेरा नहीं लगता था, लेकिन अब जो सियासत के अंदर इस तरीके से टर्न आते, शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। अच्छा, लेकिन ये मेरे नज़दीक ये सियासत जो है, जो आखिरी, जैसे यहाँ पे हमने 2002 में काफ लीग देखी थी, 1985 में फंक्शनल लीग देखी थी, 1962 में हमने कन्वेंशन लीग देखी थी, तो ये उसका चौथा वर्जन होगा। ये वो सियासत नहीं है जो नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे या जो दिसंबर 2021 तक उनके नसीब में थी पॉपुलर पॉलिटिक्स। साहब के जो असर सूख है, मेरा अपना ख्याल है वोटर्स की हद तक उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं नौजवानों से पूछता हूँ, मैं एक 2 जगह पे या एकेडमीज़ हैं CSS की तैयारी करा रही हैं, तो मेरी स्पीच के वहाँ बुलाया उनके लेक्चर के लिए, तो मैंने नौजवानों से पूछा कि वो लोग जिन्होंने 2018 में वो लोग जिन्होंने 9 मई 2023 से पहले को सपोर्ट किया था, अब उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली हो, तो एक हाथ भी खड़ा नहीं होता। अब उनके अंदर 300-400 बच्चा बैठा है, अगर में से अगर 100-200 भी साहब के साथ हैं या 50 भी हैं तो यकीनी तौर पे होंगे। मैंने ये नहीं कहा क्या कौन है नहीं कौन, मैंने ये कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए जिन्होंने 9 मई के बाद अपने ख्यालात तब्दील कर लिए हैं। ये बात मैंने एजेंसीज़ को बताई है, एस्टेब्लिशमेंट को लोगों को बताई है कि ये लम्हा फ़िक्री है। मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में मेरा यही उसूल था कि आप कुछ कर लें। जितना नवाज शरीफ को इन्होंने जलील किया है, तहरीक इंसाफ वाले तो कुरान पे इतना यकीन नहीं करते थे जितना इस बात पे यकीन करते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है, डाकू है। इस तरीके से रास्ते कर दिया गया था। तो क्या नवाज शरीफ को दिसंबर 2021 में
तहरीक इंसाफ वाले जब नवाज शरीफ से टिकट लेने के लिए जा रहे थे, क्या वजह थी? क्योंकि उसका वोट बैंक यहाँ मौजूद था, उसकी पॉपुलैरिटी मौजूद थी। उसकी पॉपुलैरिटी इस वजह से नहीं ख़त्म हुई थी कि इन्होंने 7 साल 2014 से उसके खिलाफ बेईमाना मुहिम चलाई, 8 साल यकतरफा, और उसको उसके हक में बात कहने वाले की आवाज़ नहीं थी। इत्तफाक है क्या जाते जाते आखिरी क्वेश्चन, एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जैसे सीनियर तरीन लोग अब वो साहब के करीब हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, एक होता है टाइटैनिक शिफ्ट, ये बहुत सारे लोग जो हैं, ये बड़ा अजीब व गरीब, खैर हमारी ज़िंदगी में ये वाक़या भी देखना था इस तरह का। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर एक बहरान आया है। एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के बाद, उनकी जहालत में कह लूँ, उनकी जिसको कहना चाहिए कि एक कम नज़री कह लूँ, उन्हें ये सोचा कि उन्हें पा लिया है, उनको एक मिल गया मोहरा, एक ऐसा बंदा कि जिसका बहुत ज़बरदस्त सियासी फेस है और जो उनका एक मोहर है। अच्छा, मैं ये बात, क्योंकि मुझे एक बेनिफिट है इन एंड आउट जानने का, तो उनको वार्न किया था कि ये मोहरा जो है ये आपको, मैं सारे दोस्त जानते हैं मेरे, जो उस्मानी इतनी बातें कहने की गुंजाइश नहीं होती मीडिया पे, लेकिन ये भी मैंने कही हुई थी कि आप 2-3 साल बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर सबको भूल जाएंगे। ये अगर उठा के जर्नैलों की वर्दियाँ लीगल चौक पे ना उतारे तो आप जो है मुझे या कोई भी मुझे इसका सज़ा दे सकते हो। अब ये सारे वो लोग थे जो एस्टैब्लिशमेंट के थे, इत्तेज़ाज़ साहब हो गया, लतीफ़ खोसा साहब हो गया, समी इब्राहिम साहब हो गए, साबिर शाकिर साहब हो गए, इरशाद भट्टी साहब हो गए, ये इस मामले को सादत समझते थे। इमरान रियाज साहब हो गए, वो इमरान रियाज साहब एक दिन तकरीर फरमा रहे थे सामने, तो उसने कहा आप ही लोग थे जो हमें बुला बुला कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है, फाइलें देते थे। तो मैंने रात टीवी पे कहा, मैंने कहा मुझे ये बताएं, ये हमें क्यों नहीं बताते थे कि ये नवाज शरीफ करप्ट है? आपको क्यों बुला बुला के बताते थे? हम ही मान जाते। बिल्कुल, आप ही को क्यों चुना था? क्योंकि आप ही लोग उनके उस वक़्त तो फैली बने होते। हुआ ये कि साहब के पास 2 चीज़ें बड़ी मैसिवली आई हैं, और ये चीज़ें आई हैं, मैं वैसे एक बात अधूरी छोड़ गया था कि मीडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग था साहब, जारहाना सियासत में भी उसने एक नया मकाम पैदा किया। लेकिन जो चीज़ कमज़ोरी थी कि वो 1906 से सियासत में आज तक एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है जिस पे उसको खुद ना अफसोस हुआ कि मैंने गलत किया है। एक, नॉट ए सिंगल। ये 4 डिसीजन लिया ना, 25 मई को लॉन्ग मार्च, आज भी कहेगा किसी दिन बैठ के कहेगा 2 साल बाद मेरी गलती थी। फिर जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च, फिर जेल भरो तहरीक, फिर ये 2 असेंबली तहलील किस लिए की थी? ऊपर वाले इलेक्शन लेने के लिए ये भी नहीं मिले। तो ये पहला मौका नहीं है, एक भरी पई तारीख के इसके पास वो सियासी इस्तात नहीं है या इस्तादात नहीं है। खैर ये मैंने, तो ये उसकी वीकनेस है, और स्ट्रॉन्ग एरिया उसकी जिसको कहना चाहिए कि मीडिया को इस्तेमाल mesmerize कर देता है, तकरीर करता है, स्पेल बाउंड कर देता है, और जनाना अंदाज सियासत। उस चीज़ ने उसको जो पॉपुलैरिटी दी है उसका बड़ा प्रेशर है। अब ये जो बंदे जो हैं, मसलन आप जैसे बंदे, अगर ये सारे बच्चों में जो बंदा पॉलिटिकल एस्पिरेंट है, तो आज भी मेरे पास तहरीक साहब के MPs MNAs आते हैं जो छोड़ चुके हैं किसी प्रेशर में, तो उनकी रालें टपकती हैं कि यार पब्लिक सपोर्ट नीचे पड़ी है, इसको हमने, ये अब हमें नहीं मिलेगी। दूसरा साहब के पास ये है कि जो टीवी के ऊपर जो व्यूवरशिप है, साहब को क्रिटिसाइज करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरी व्यूवरशिप और रीडरशिप कम है, मैं माइंड नहीं करता हूँ, मेरा एक असूली मौक़िफ़ है। साहब की जो व्यूवरशिप है ना, रीडरशिप है, वो बहुत ज़्यादा है। इनको जितनों को ये आए, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हों, खोसा साहब हों, मीडिया के जो बंदे हों, इनको आप देखें 3-3 मिलियन की इनका सब्सक्रिप्शन है, और मुझे भी मिल जाए तो मैं तो नौकरी के बहाने ही कर लूँगा, मगर मुझे 30-40-50 लाख रुपए, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया यूट्यूब की सूरत में। बड़ी यूट्यूब खुल के पैसे देता है, उसके बाद जो व्यूवरशिप है वो भी पाकिस्तान से बाहर की है। तो दूसरा ये है
कि अब कुछ वकीलों को जो हेफ्टी पैसे जो हैं वो भी मिलने हैं। ये इस तरह का जब भी आता है तो वकीलों की चांदी हो जाती है। दोनों तरफ से 5-5, 10 से 15 करोड़ रुपए भी अगर आउट ऑफ बुक्स मिलेंगे तो बुरे नहीं है। इससे मैं ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है, तजज़िया है। आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, क्योंकि दोनों बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और मैं उनकी बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं इनके मौक़िफ़ को असूली इसलिए नहीं समझता हूँ कि इन दोनों को मैंने कभी असूली गेम सियासत करते देखी नहीं है पिछले 50-60 साल में, कि अब मान लूँ कि जी आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान हो। बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, आपने स्पेशली आज के दिन वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ईद के दिन। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया, हमें सुना। शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।